स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है कि ये जो दिए हुए इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे वैसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो भी ये इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ये a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है और a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक a की जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू क्या बचा ये 2x माइनस 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 6। अब हमें क्या करना है कि जो भी राइट हैंड साइड का पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा x², यहाँ पर देखिए 2x और 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस क्या बच गया 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें डाउट हो जाता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्म नहीं है। तो इसका देखो क्वेश्चन में आपको याद होगा जब हमने पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक बताया था तो वहां पर बताया था कि px जो है अगर वो 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और कंडीशन दी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बट साथ में एक कंडीशन और लगी हुई थी कि a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं थी कि b 0 नहीं हो सकता या c 0 नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से देखिए a का वैल्यू 1 है, a 0 नहीं है, बट b का वैल्यू यहां पर नहीं है, b का वैल्यू क्या है यहां पर 0 है। तो b के वैल्यू 0 से और c के वैल्यू 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर x² का कंपोनेंट है तो वो हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसलिए x² प्लस 7 भी क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस होगा। यस मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर बहुत डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचता है कि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म नहीं है, बट हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो x² माइनस 2x आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जब सॉल्व करेंगे तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, तो क्या हो गया x² माइनस 2x, जब -6 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और जब ये प्लस 2x आएगा तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा x² माइनस 4x माइनस 2x क्या हो गया -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये एज इट इज किस तरह का है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तरह का। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स थे, पार्ट 3, 4, 5, 6, सो वो एज इट इज थे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया था। तो आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है जिस भी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, जल्दी से जल्दी आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 7 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² माइनस 1।
तो यहाँ पर देखने से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, a प्लस बी का क्यूब आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी को मालूम होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो फिर आपने इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला पढ़ा होगा। और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3a स्क्वायर बी आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर आएगा। सो आई होप ये सभी को ये फॉर्मूला मालूम होगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर a की जगह में x है और b की जगह में क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया था x प्लस 2 का क्यूब। जब x प्लस 2 का क्यूब करेंगे ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो क्या होगा, x क्यूब प्लस b मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, a क्या x, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b क्या है 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3a का वैल्यू क्या x 3x और b स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आएगा बेटा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर क्या है 4 और 4 इंटू 3 क्या है 12, तो 12x। सो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हम लोग राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मालूम है कि ये 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो 2 और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब, फिर क्या होगा 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x। अब हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको सिंप्लीफाई करके ये मिल गया और इसको सिंप्लीफाई करके ये मिल गया। अब दोबारा हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा कि इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड का वैल्यू आया था 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या है, हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लेके आए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब का एक टर्म है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब का एक टर्म है, यह प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 1 है और यहाँ क्या है 2, तो सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब। अब स्क्वायर के कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, तो डायरेक्ट आ जाएगा स्क्वायर का टर्म। अब कांस्टेंट के कितने टर्म है, देखिए 12x है यहाँ पर 2x है, तो 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा 14x। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इससे हम देख के ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री है, एक्स क्यूब आ रहा है, पर हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, हमें जो चाहिए वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नो है या नॉट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा अच्छा समझा, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका 8th पार्ट में यहाँ पर भी देखिए x माइनस 2 का क्यूब है, यहाँ पर हमने x प्लस 2 का क्यूब किया था, और यहाँ पर हमें क्या करना है x माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई किया था, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट सभी को फॉर्मूला मालूम होगा a माइनस बी का होल क्यूब। देखें क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे इस पे,
तो यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो x माइनस 2 का क्यूब की वैल्यू बताइए। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, a की जगह में क्या पुट करेंगे x, b की जगह में 2, तो क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है x और बी की क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, क्या है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया बेटा, इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज मतलब क्यूब का पहले, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। तो ये कौन सा वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू किसका है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी दिया हुआ था, जब ऑलरेडी दिया है तो हम कर दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स क्यूब का टर्म क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर के दो टर्म हैं, एक माइनस 4x स्क्वायर, एक प्लस 6x स्क्वायर। तो माइनस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो 2x स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या क्या देखिए, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस 12x है, तो माइनस एक्स और माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 13x। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बेटा 1, यहाँ पर क्या है 8, दोनों प्लस के हैं, सो 8 प्लस 1 क्या होगा 9 इक्वल टू 0। तो अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें मालूम चलता है कि ये एज इट इज दिख रहा है। इसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस। हाँ स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो भी हमारा सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन से एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को मालूम है किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो हमें देखना है कि इससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। तो देखते हैं, उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, और ये भी हमें मालूम है कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो सिचुएशन क्या दी हुई है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, एक ज्यादा है उसके डबल से। क्वेश्चन पढ़िएगा, द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। 1 मोर देन ट्वाइस का मतलब क्या हुआ कि जितना भी उसका विड्थ है तो विड्थ का डबल से भी एक ज्यादा है उसका लेंथ। तो इसका मतलब अगर हम विड्थ को सपोज कर लें कि क्या है, तो उससे हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर विड्थ ऑफ द प्लॉट। जैसे हम प्लॉट की विड्थ कंसीडर करें कि वो x मीटर है, हम सब मीटर में कंसीडर करें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो लेंथ कितना हो जाएगा, सो लेंथ विल बिकम, लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, बोला हुआ है कि जो विड्थ है उसका डबल, तो विड्थ क्या था x का क्या हो गया डबल, तो 2x आ गया, और उसके डबल से भी क्या है 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये किस में आएगा मीटर में। और ये हमें मालूम है कि अगर हम उसके एरिया की बात करते हैं तो जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है वो हमेशा लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अगर हम रेक्टेंगुलर के एरिया की बात करें सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो देखिए अब क्वेश्चन में हमारा देखिए कि लेंथ की वैल्यू क्या आई थी 2x प्लस 1, यहां पर देख सकते हैं लेंथ क्या था 2x प्लस 1 मीटर इंटू विड्थ कितना है x मीटर। सो देखिए यहां पर भी मीटर है और यहां पर भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर होता है वो इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया की यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर।
अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 528 मीटर स्क्वायर। सो 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने जो सॉल्व किया 2x+1 इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। सो देखिए इन दोनों को हम जब इक्वेट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का। यहाँ पर क्या बचेगा 528 इक्वल टू जब 2x+1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2x² प्लस x, ये बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं। तो जैसे हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये फॉर्म है वो फॉर्म किसका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी 306 है क्या, लगातार दो इंटीजर वैल्यू का प्रोडक्ट। तो पूछा है कि वो इंटीजर्स वैल्यू क्या होंगी। जैसे अगर इंटीजर्स वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर बोला होता कि 5 और 6 दो इंटीजर वैल्यू हैं और उनका प्रोडक्ट लेना होता तो कितना हो जाता, 5 × 6 क्या होता 30 हो जाता। ऐसे ही दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाए 306, ये हम फाइंड करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक कॉन्जुगेटिव नंबर फाइंड कर ले और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा उससे एक ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर, अगर पहले नंबर को हम कंसीडर करें कि वो x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि पहला नंबर से दूसरा नंबर एक ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सो सेकेंड नंबर, और इसको क्या बोला कॉन्जुगेटिव नंबर, क्या हो जाएगा सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाएगा। तो कॉन्जुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा बेटा x+1। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 306 यानी 306। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल बी x × x+1। अब क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। इसका मतलब इन कॉन्जुगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306, वो क्या हो गया x × x+1। अब इसमें हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा 306 इक्वल टू x² प्लस x। अब हम क्या करें 306 को राइट साइड पे लेके जाएं, क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये भी कैसा बन गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ स्टूडेंट्स देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मम्मी की उम्र उससे 26 साल ज्यादा है। और बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर अभी से 3 साल के बाद देखें तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 दिया हुआ है। तो प्रेजेंट में रोहन की क्या एज होगी वो हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें कि आज की डेट में रोहन की क्या उम्र है तो हम लेट अस कंसीडर एज ऑफ रोहन, और रोहन से एज लिख सकते हैं एज ऑफ रोहन टुडे, यानी आज की डेट में टुडे, या प्रेजेंट डे लिख सकते हैं, प्रेजेंट बोला हुआ है तो प्रेजेंट डे बोल सकते हैं, प्रेजेंट एज। सो लेट अस कंसीडर एज ऑफ रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। अगर x ईयर प्रेजेंट एज है किसकी रोहन की, तो रोहन की मदर्स की क्या होगी x+26, बोला हुआ 26 ज्यादा है। सो क्या होगा हेंस, और सो लिख सकते हैं रोहन्स मदर एज एट प्रेजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x+26 ईयर, क्योंकि मालूम है
कि रोहन की मम्मी की उम्र रोहन से कितनी ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल के बाद। तो क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद रोहन एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स। स्टूडेंट्स इसमें डाउट नहीं होगा, 3 साल बाद रोहन की क्या हो जाएगी, अभी x है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3। इन अ सिमिलर वे रोहन की मदर की क्या हो जाएगी 3 साल बाद, सो रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगी, x प्लस 26 तो पहले थी यानी प्रेजेंट में, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 और ऐड हो जाएगा, तो उनकी उम्र हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। अब क्वेश्चन में बोला है कि उन 3 साल के बाद जो उनका एज आया है, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। इसका मतलब दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट, एक हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, देखिए 26 प्लस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 29। क्या बनेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। अब क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया है, 306। तो 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 29 से तो 29x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x प्लस 3 इंटू 29, सो 3 इंटू 29 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 3 9 जा 27, 2 6 2 8। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 306 को राइट साइड पे शिफ्ट करा सकते हैं। जब शिफ्ट कराएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, तो 29 प्लस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 32, तो ये बचेगा 32x। अब यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, 87 और 306 माइनस में आ जाएगा, 306 इक्वल टू 0। तो अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में तो पूछा था रोहन की एज, बट यहाँ पर अभी हमें क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, फिर वहां पर हम बताएंगे कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, जो x की पॉजिटिव वैल्यू होगी वही रोहन की प्रेजेंट एज होगी। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी सम है, आप देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चलता है 48 किलोमीटर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो क्या करेगा ये, वो सेम डिस्टेंस को चलने के लिए 3 घंटे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ से किसी आपके स्टेशन तक जाना है, आपके घर तक जाना है, तो और मेरी स्पीड अगर मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर मैं क्या करूँ कि अपनी स्पीड को और कम कर दूँ और धीमे चलने लगूँ, जब और धीमे चलूँगा तो मेरा और टाइम लगेगा, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, 3 आवर्स और ज़्यादा लग जाएगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना है इसमें कि अगर सेम डिस्टेंस चलना है तो हमें किस स्पीड से ट्रेन को चलना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या, सबसे पहले हम क्या करें कि किस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है उस ट्रेन की स्पीड को कंसीडर कर लें। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड किस में होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड, तो हमने सपोज किया कि इसकी स्पीड क्या है x और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए x मीटर पर सेकेंड से अगर मैं चल रहा हूं और मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर कवर करना है। तो आपको मालूम है कि
रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में। सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मुझे टाइम चाहिए कितना टाइम लगेगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ये मालूम होगा आपको। तो क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 480 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आया? 480 किलोमीटर है, उसको अगर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो टाइम होता है, ये रिलेशन सभी ने पढ़ा है यहाँ पर, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा कि जो टाइम होता है उसका रिलेशन होता है डिस्टेंस और स्पीड में। ठीक है, तो देखिए यहां पर टाइम देखा कि 480 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो हम देखेंगे कितना डिस्टेंस है और किस स्पीड से चल रहा है। तो यहां पर हमारा जो टाइम आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड क्या है, स्पीड आप देख सकते हैं दिया हो, हमने सपोज किया है, अगर हम मीटर पर सेकेंड ना मान के किलोमीटर पर सेकेंड मान लें। क्यों ऐसा माना है हमने, किलोमीटर पर सेकेंड क्यों माना है, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ था। आप मीटर में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैंने माना x किलोमीटर पर सेकेंड, सो आप देखिए किलोमीटर किलोमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा 480 अपॉन x, और यहाँ पर क्या बचेगा, सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात करूं कि इसको चलने में अब अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड की जगह में किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो हमारा है किलोमीटर में और टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या माना, किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो यहाँ पर जो है आवर्स आ जाएगा। तो हमें पास कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन x आवर्स लग जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर हमने अपनी स्पीड को क्या करें, कम कर लें। अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं, ज़्यादा लगेगा। और कितना ज़्यादा लगना है, यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लगना है। तो अब क्या करें सेकेंड पॉइंट में कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड 8 किलोमीटर पर आवर। कितना कम हो गया स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो अब स्पीड क्या बची, पहले हमारे पास x किलोमीटर पर आवर थी, अब कितना बचेगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर बचेगी। इसमें डाउट है क्या स्टूडेंट्स? ओके, अब हमारे पास देखिए ये स्पीड मालूम चल गई, नई स्पीड मालूम चल गई, बट हमें डिस्टेंस तो सेम कवर करना है। तो अब जो टाइम आएगा वो कितना टाइम आएगा, वो पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा आना है, 3 आवर्स ज्यादा आना है। तो अब जो टाइम आ गया, पहला जो टाइम आया था, अब उससे टाइम ज्यादा आना है, कितना, 3 आवर्स। तो अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम निकालें टाइम, जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 480, यहां पर 20 क्या होगा, स्पीड अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। सो 480 अपॉन x माइनस 8 इसका टाइम आ गया। दूसरे केस में, ये केस 1 से आया था टाइम और ये केस 2 से टाइम आया था। अब बताइए ये जो टाइम है, सेकेंड केस में जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स। तो अगर मैं इसको बोलूं ये जो टाइम है हमारे पास वो अगर t था, तो ये जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, t प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर जो हम दोनों का टाइम, यहां पर t था और यहां पर t प्लस 3 था। अब हम देखें कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो अगर हम फिर से इस रिवर्स फॉर्मूले को यूज करें, अगर हमें देखें कि डिस्टेंस तो हमारे फिक्स है दोनों केस में, तो यहां पर स्पीड और टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम, दोनों केस में डिस्टेंस अगर फिक्स है तो दोनों केस में हम क्या करें, टाइम इंटू स्पीड को दोनों तरफ से इक्वल कर देंगे, टाइम इंटू स्पीड। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले केस में टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स, t, उसका स्पीड कितना था, अब स्पीड देख सकते हैं क्या था, x था। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में टाइम कितना बेटा, t प्लस 3, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हमारे पास हो गया x माइनस 8। तो एक इक्वेशन हमारे यहां से फॉर्म हो सकता है। बट देखिए स्टूडेंट्स, इस मेथड से सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, t आ गया और x आ गया। अभी तक हमने 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना नहीं सीखा है। तो अगर ऐसा केस आपके पास आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे,
तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि नया वाला टाइम और नया वाला स्पीड मालूम है। तो हम अगर ये लिख दें कि टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बताइए टाइम हमारे पास जो है नया वाला वो कितना है, पहले से 3 ज्यादा है, और पहले वाले का टाइम हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था 480 अपॉन एक्स। आप देख सकते हैं 480 अपॉन एक्स आया था टाइम। अब उससे नया जो टाइम है वो कितना 3 आवर्स ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नया टाइम हो गया, इनटू ये नया स्पीड। अब स्पीड जो हमारा नया था वो कितना है, x माइनस 8 है कि नहीं स्टूडेंट्स, इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 480 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मेथड समझ में आ गया। मैंने क्यों ऐसे बताया कि इस मेथड में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, इसको सॉल्व करने के लिए t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमारे पास क्या है, हम नया वाला टाइम नया वाला स्पीड ले लें, और डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमारे पास 480 दिया हुआ है। नया टाइम हो गया पहले वाले टाइम से 3 ज्यादा, और डिस्टेंस क्या हो गया 8 कम। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, तो कट करना पड़ेगा, पॉज कर लो, अनकट भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप सिंप्लीफाई करें, जो क्या है यहाँ पर 480 अपॉन एक्स प्लस 3, और यहाँ पर क्या है x माइनस 8 इक्वल टू 480। अब सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट्स आता है कि नहीं आपको, इसको ये कैसा है आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला बनेगा। तो इसको LHS लेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, SCF और LCM तो पढ़ा होगा सभी ने। तो अगर x और 1 का LCM लेंगे तो क्या आएगा बेटा, x आ जाएगा। अब क्या होगा, x से x को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1। अब 1 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 480। अब क्या होता है, x को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या बचेगा x, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 3x। तो इसको सॉल्व करने पे ये स्टेप आ जाएगा। फिर क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू 480। अब स्टूडेंट्स मालूम है आपको कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480, और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 480x, फिर क्या होगा 480 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 0 6 3840 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 3x, जब इसका 3x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24x आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है 480x। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि 480x और 480x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसा फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये भी क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए मेथड है, इसको फॉर्मूला मेथड भी बोला जाता है और श्रीधराचार्य प्रिंसिपल मेथड भी बोला जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स और सीखते हैं कि श्रीधराचार्य मेथड क्या है या फॉर्मूला मेथड क्या है और कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं।